अध्ययन विधि में जैसे श्रवण, मनन, निधिध्यासन यह अध्ययन प्रक्रिया है और उसमें हमारा जो प्रारंभ है वो श्रवण इच्छा शक्ति का प्रकटन। अब ऐसी इच्छा के लिए हम जो कल 9 पृष्ठ पढ़े जिसमें तीव्र इच्छा, लक्ष्य को समझने के लिए तीव्र इच्छा, ऐसी इच्छा शक्ति से हम श्रवण को प्रारंभ करते हैं। न्याय धर्म सत्य दृष्टि सहज अनुभव प्रमाणों को चित्रित करने का प्रयास, प्रयोग एवं प्रक्रिया, ये इससे और अधिक सुस्पष्ट होगा। तो शास्त्रों में न्याय धर्म सत्य दृष्टि सहज अनुभव प्रमाणों को जीने की विधि से, जिसे मानवीयता, देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता, ऐसे जीने की विधि से चित्रित किया है। ऐसा हमारे में चित्रित होने का प्रयास, जो चित्रण हुआ है उसका प्रयोग और उनकी प्रक्रियाओं में हमारा होना, यह शास्त्राभ्यास है। तो प्रयास, प्रयोग और प्रक्रिया, इस दृष्टि से जो भैया जी ने पूछा था जागृत कर्म कैसे देखें, तो जगते हुए स्थिति में मेरा ध्यान निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर होना, अध्ययन विधि में सुनने की मेरी स्थिति होना और प्रयोग, प्रयास, प्रक्रिया, इसमें हमारा ध्यान होना। अब अगला दिया है साक्षात्कार अवधारणा के लिए किया गया प्रयोग, श्रवण, प्रयास, चित्रणाभ्यास, विचाराभ्यास। तो इतनी क्रियाएं भाई और बहनों, ये हमारे में होने को पूज्य बाबा जी ने शास्त्राभ्यास के रूप में परिभाषित किया है। मैं पुनः दोहरा देता हूं, साक्षात्कार, अनुभवगामी विधि से साक्षात्कार, ये रहस्य मुक्ति अध्याय में स्पष्ट हुआ होगा कैसे हम रहस्य मुक्त होते हैं। अनुभवगामी विधि से कैसे हमारे होने का, जीवन होने का पता लगता है, कैसे हमारे में क्रियाओं का पता लगता है, कैसे हम आस्वादन पूर्वक चयन, तुलन पूर्वक विश्लेषण और आगे, इस प्रकार से साक्षात्कार अवधारणा होने के लिए किया गया प्रयोग, श्रवण, प्रयास, चित्रणाभ्यास और विचाराभ्यास। तो स्वाभाविक है कर्म दर्शन में मानवीय कर्मों का हमें साक्षात्कार होना, मानवीय कर्मों की हमारे में अवधारणा होना और मानवीय कर्मों का प्रयोग, श्रवण, प्रयास, चित्रणाभ्यास और विचाराभ्यास, ये हमारे में होना, ये कर्म दर्शन का उद्देश्य हमें स्पष्ट होता है। इस रूप में हम अब आगे बढ़ते हैं। तब शास्त्र और शास्त्राभ्यास, इस प्रेरणा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा कि ये जो कर्म दर्शन में कंटेंट हमारे में कैसे बनेगा। तो जैसा कल विश्लेषण हुआ कि कर्म 9 प्रकार से, कायिक, वाचिक, मानसिक, कृत, कारित, अनुमोदित, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो पहले भैया का प्रश्न का कुछ प्रयास करता हूं उत्तर देने का, और आगे हम कुछ उदाहरण सहित इन कर्मों को मैं थोड़ा सा रखने का प्रयास करता हूं, जिससे आगे आने वाले पृष्ठों में जो स्पष्टीकरण, अनुभूतियां हैं, उस ओर हमारा, उसके कंटेंट की ओर हमारा ध्यान चला जाए। तो भैया, जागृत कर्म में साधारण रूप में मुझे ये स्पष्ट होता है कि जैसे हम जगते रहते हैं, अब
सामान्य रूप में हमारा जगना यानी नींद पूरी होकर के हम जगते हैं। जगते ही हमारे को आता है कि भाई हम कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं। अब किससे कनेक्ट हो रहे हैं, इस ओर हमारा ध्यान होना, तो स्पष्ट होता है कि कुछ तो विचार चक्र चलता है। अब इस विचार चक्र की श्रृंखला जहां तक हमने रात में नींद हुआ था वहां से लेकर के साधारण रूप में आगे बढ़ता है। तो इस तरह से एक विचार श्रृंखला में हम हैं। अब ऐसी विचार श्रृंखला में हमें ध्यान देना है कि आज का मेरा कार्यक्रम क्या है। अर्थात जो लक्ष्य मैं पाना चाहता हूं उस लक्ष्य के साथ मेरा दिन भर का सुबह से लेकर रात तक का कार्यक्रम क्या है। तो मेरा हर पल हर क्षण कैसे बीतेगा और कैसे मैं ये शास्त्राभ्यास में जो प्रयोग प्रयास जिसमें विचाराभ्यास चित्रणाभ्यास ये शामिल होने के लिए मेरी समझ लिए मैंने मेरे समय का नियोजन क्या है उसको सामान्य रूप में बाबा जी ने दिनचर्या कहा है। तो हमारी दिनचर्या पर ध्यान होना, इसे हम कह सकते हैं कि ये जागृत कर्म का कंटेंट है। तो उसमें एक भाग दिखता है स्वाध्याय, यानी स्वाध्याय का समय होना। परिवार में हम रहते हैं तो परिवार में संबंधियों के समाधान समृद्धि के अर्थ में मेरी पूरकता और उपयोगिता के लिए हमारा पास समय होना। परिवार के साथ मेरी सामाजिकता भी है, गली मोहल्ले गांव जहां भी रह रहा हूं वहां पर लक्ष्य की अर्थ में मेरी क्या उपयोगिता और पूरकता हो सकती है, उस रूप में मेरी सामाजिकता के लिए तैयारी। और पुनः एक बार जैसे जैसे दिन बीतता है वैसे वैसे सायंकाल आती है तो पुनः एक बार पूरे दिन भर के हमारा जो मुझे मिला, तो ध्यान यही जाता है जागृत कर्म में। अभी अध्ययनशील होने के अर्थ में समझने के क्रम में होते हुए मेरी समझ में आज क्या वृद्धि हुई, यही मेरा जागृत कर्म के रूप में मैं देख सकता हूं। तो जैसा जागृत कर्म में सघनता है वैसे ही स्वप्न में हमें दिखता है। तो सपने आते हैं, सपने आने का जो बाबा जी ने कहा है उन सपनों की तरफ जरा ध्यान देते हैं। जो व्यवहार में नहीं आता वो स्वप्न है, यानी सच और झूठ, इसका पता भी हमें सपनों की स्थिति में भी जागरूक रहने से मिलता है। तो सामान्य रूप में जागरूक रहते हुए जहां पर मेरा मन केंद्रित रहता है उसी से संबंधित कुछ सपने आना एक ठीक स्थिति है। और यदि विशृंखल है मेरे कार्यक्रम, सोचता कुछ हूं, बोलता कुछ हूं, करता कुछ हूं, होता कुछ और है, और एक दिन डूबता है, सामान्य भाषा का प्रयोग कर रहा हूं और मैं अपने को रीऑर्गेनाइज करता हूं, पाता हूं क्या मिला, आज कुछ कमाई हुई कि नहीं, मन की कमाई हुई कि नहीं, तन की कमाई हुई कि नहीं, धन की कमाई हुई कि नहीं। तो ये जो कमाई का भाव रूप समझने का मैं आपसे विनय करूंगा कि इसका प्रयास कीजिए। खर्च होता है दिन में, लेकिन उसके जो निष्कर्ष निकलते हैं वही भाव रूप में कमाई है। और यदि ऐसी कमाई नहीं है तो स्वाभाविक है क्षोभ पैदा होता है। जितने में हम श्रम करते हैं उसके अनुपात में यदि हमें उसके परिणाम नहीं है तो ऐसी स्थिति में मानसिक क्षोभ उत्पन्न होता है। और ऐसा मानसिक क्षोभ फिर निद्रा में जो सपने आते हैं तरह तरह के, पता नहीं ये सब में तो मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, पर मुझे उसमें कुछ रहस्य समझ में नहीं आया। यह एक स्वाभाविक क्रिया है। क्या स्वाभाविक क्रिया है कि गहरी नींद में जाने से पहले जीवन में
जो कुछ चित्रित होता है ऐसे कुछ चित्रण आते हैं और धीरे से समझ में आता है कि हम गहरी निद्रा में चले गए। तो ये जो गहरी निद्रा है उसी को सुषुप्ति कहा। तो ऐसी एक सुंदर परिभाषा बाबा जी ने किया है। ये क्या चीज है? तो नींद क्या चीज है? तो जीवन शरीर पर अनुग्रह करता है, यह स्थिति है। देखिए भैया, सोच करके तब क्या स्थिति हुआ कि धीरे धीरे इंद्रियां शिथिल होना और आंशिक रूप में क्रियाशील होना, इसी को गहरी निद्रा कहते हैं। जो मुझको लगता है शरीर साधन रूप में होने के कारण जितना हमने इंद्रियों से काम लिया है, ऐसे इंद्रियों को एक विश्राम की स्थिति उपलब्ध होने की एक प्राकृतिक शक्ति जीवन में होने से एक इच्छा होना कि एक अच्छी नींद हो जाए, और यही गहरी नींद है। इसका मतलब जीवन नहीं सोता, शरीर की इंद्रियां शिथिल होती हैं और हम जानबूझ करके उसको शिथिल करते हैं। यही हमारा नींद पर कंट्रोल के रूप में समझ में आता है। तब मैं अवेयर हूं, निद्रा के बारे में मैं अवेयर हूं, सपनों के बारे में अवेयर हूं, और मैं जागरूक स्थिति में भी अवेयर हूं। इस तरह से मुझे पता है, मुझे जानकारी है कि मेरे साथ क्या हो रहा है और ये लक्ष्य क्या है, मुझे कहाँ जाना है, मेरा गंतव्य क्या है, मैं इस समय क्या क्रिया कर रहा हूं, शरीर के दबाव में हूं कि मन के संकेतों द्वारा शरीर को संचालन कर रहा हूं। इस तरह से संवेदनाओं पर नियंत्रण का स्वरूप, इस रूप में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति रूप में जो कर्म हैं, इस रूप में भैया समझ में आते हैं। मैं आशा करता हूं मेरा उत्तर आप सुन रहे होंगे और आपको ये उत्तर कुछ हद तक संतुष्टिदायक लगा होगा। धन्यवाद। तो हम आगे बढ़ते हैं कि ये कायिक, वाचिक और मानसिक कर्मों की समझ हमें होना, यह कर्म दर्शन का उद्देश्य समझ में आता है। इसके कंटेंट दो भाग में दिखते हैं, एक है अनुसंधान और दूसरा है आविष्कार। अनुसंधान क्या है? तो यह पता लगाया बाबा जी ने कि 3 पूर्णताएं अस्तित्व में देखने को मिली, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। आविष्कार क्या है इसमें? तो आविष्कार यह समझ में आया कि कैसे आदमी जागरूक हो सकता है, कैसे मानव की दर्शन क्षमता विकसित हो सकती है, उसके लिए कौन सी शिक्षा है। तो ऐसी शिक्षा का नाम दिया चेतना विकास मूल्य शिक्षा। तो मैं थोड़ा सा ध्यान भी अपने लिए देना चाहता हूं, बाकी सबका ध्यान हो जाए तो बढ़िया। तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा, ये मुझे लगा अभिभावकों के लिए पहले है। जब भी शिक्षा की बात आती है, चित्रण में बच्चे आते हैं। यहां मुझको ऐसा दिख रहा है कि हमारे चित्रण में हम अभिभावक, हम माता पिता, हम बड़े लोग ही आए। मैं तो ऐसा ही प्रयास कर रहा हूं भैया। तो आविष्कार, पद्धति, प्रणाली और नीति, जो कि शिक्षा और व्यवस्था के स्वरूप में यह आविष्कार है, एक रास्ता है, जागृति विधि है, जागृति पथ है। ऐसा पथ तैयार हो गया जिसको जागृत मानव परंपरा कहा। ऐसे जागृत मानव परंपरा की क्या पद्धति है, क्या प्रणाली है, क्या नीति है, जिसका कि अनुकरण और अनुसरण किया जा सकता है। इसी अर्थ में यह अनुसंधान आविष्कार के रूप में भी प्रस्तुत हुआ है। और ऐसा अनुसंधान और आविष्कार का कंटेंट, ऐसा हम इंग्लिश में कह सकते हैं, सामान्य हिंदी जितना मुझे पता है, ऐसा आशय है और इस आशय का पथ है। इसके कुछ अंतर संबंध हैं। ऐसे अंतर संबंध मेरी दृष्टि में आए, ऐसा ये दृश्य है। और चलने के लिए, इस रास्ते पर चलने के लिए मेरा मन तैयार हो, उस रूप में यह कंटेंट हमारी कल्पना में आए
और हमारे में जो शुभ कल्पना है उस शुभ कल्पना को ये तृप्तिदायक होता है, ऐसा अभी तक का ऑब्जर्वेशन है। तो मेरी कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता इस आधार पर अभ्यास कुछ हमारे बन जाएं और ऐसे अभ्यास से हम जागृति को पा पाएं। यह कंटेंट एक उदाहरण के लिए मैं आपको वाचिक कर्म, जिसे हम सामान्य रूप में वाचा यानी भाषा से जो संप्रेषणा है उस संप्रेषणा का एक छोटा सा कंटेंट मैं आपको यहां पर प्रस्तुत करता हूं। मैं पुनः संदर्भ में ले रहा हूं मानवीय संविधान सूत्र व्याख्या। उस सूत्र व्याख्या में वाद विचार पृष्ठ 79 पर है। वाद विचार, मैं इसको पूरा पढ़ के सुनाता हूं, आपको अपने आप ये स्पष्ट होने लगेगा। तो मेरा पुनः यही है निवेदन है कि हर मुद्दा, हर स्पष्टीकरण, आविष्कार का हर अनुकरण, अनुसरण, पद्धति, प्रणाली, नीति, सब कुछ इन 13-14 वाङ्मयों में बारीकियों के साथ बाबा जी ने यहां पर विश्लेषित किया है। जैसा जैसा हमारा पठन में मन लगेगा, जैसे जैसे हमारी श्रवण की इच्छा होगी, वैसे वैसे ये कंटेंट हमको जीने के आधार पर हमारे में तैयार होने लगेगा। देखिए अब वाद विचार। वाद, संवाद, आख्यान, व्याख्यान, भाषण, चर्चाएं, भाव अर्थात मूल्य सहज प्रयोजन, तर्क संगत विधि से समाधान मानसिकता का अध्ययन, अभिव्यक्ति है। ये वाद विचार जो वाचा कर्म है। अब इसमें कितने शेड्स हैं देखिए। चर्चा, हम चर्चा करते हैं सामान्य रूप में, वाचा से चर्चा होती है ना, ऐसा ही है। चिंतन पूर्वक प्रयोजनों का स्पष्ट होना। अब यहां चिंतन अस्तित्व मूलक, जिसके मूल में अस्तित्व है, मानव केंद्रित, जिसके केंद्र में मानव है, ऐसे चिंतन पूर्वक प्रयोजनों को स्पष्ट होना, यानी प्रयोजन, 4 प्रयोजन, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, यह प्रयोजन है। भाषण है ना, भाषणों का भी हमको एक छोटा मोटा आइडिया है। देखिए क्या है भाषण। मौलिकता, मूल्य, प्रयोजन सहज रूप में संप्रेषित होना, भाषण। व्याख्या, व्यवहार व व्यवस्था में प्रमाणित होने के अर्थ में स्पष्ट होना। व्यवस्था, परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था। व्यवहार, मानव को जोड़ने के लिए जो श्रम है वो व्यवहार। आज हम व्यवहार की भी कुछ परिभाषाएं लेंगे। आदान प्रदान व्यवहार है, तो ऐसा व्यवहार व व्यवस्था में प्रमाणित होने के अर्थ में स्पष्ट होना। व्याख्या जो वाचिक कर्म है। आख्यान, आवश्यकता, अनिवार्यता स्पष्ट होना। कल जैसे आवश्यकता पर हमने बात किया, धीरे धीरे हमारे में स्पष्ट होता है कि आज जो आवश्यकता है वह एंड ऑफ द डे यह मेरी अनिवार्यता बनती है। और ऐसे आवश्यकता और अनिवार्यता का स्पष्ट होना उसे कहते हैं आख्यान, जिसको परंपरा में कीर्तन के रूप में भी कहा गया है। संवाद, पूर्णता अर्थात गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता के अर्थ में है एवं तर्क विधि से समाधान सुलभ होता है। वाद, वास्तविकता पूर्वक समाधान सहज निष्कर्ष पूर्ण अध्ययन सुलभ रूप में प्रस्तुत करना वाद है। कल हमने सह अस्तित्ववाद ये भी पढ़ा। विचार, प्रयोजन के अर्थ में विवेचना, विश्लेषण करना, स्पष्ट करना, स्पष्ट होना, ये विचार है जो कि वाचा से अभिव्यक्त होता है। मानव लक्ष्य को प्रमाणित करना ही जागृत मानव परंपरा में विचार प्रयोजन है। विवेचना, विधिवत प्रयोजन व लक्ष्य आवश्यकता सहज स्पष्टीकरण, ये विवेचना है। भाषा विधि प्रयोजन, भाषा सहज अर्थ में अस्तित्व में सह अस्तित्व पद अवस्था बोध होना, यह भाषा विधि प्रयोजन है जो कि हम वाचा से करते हैं। इस रूप में तो कर्म दर्शन में हमें यह स्पष्ट होना, इतने प्रकार से हम वाचिक कर्मों से हम स्वयं के लिए भी और परस्परता के लिए भी हमारी वाचा का कर्म स्पष्ट होना, यह एक ध्यान हमारा गया। मैं आशा करता हूं कि इससे कंटेंट हमारे तक पहुंचने में, और जब हम पठन करेंगे इस प्रकार से ये कंटेंट हमारे में तैयार होना और हम
स्वयं के लिए भी तर्कसंगत विधि से इसको सुगम होने के लिए अभ्यास होना और ऐसे ही परस्परता में अभ्यास होना। तो आज हम 2-3 मुद्दों पर यहां पर बात करेंगे आगे के पृष्ठों में। उसमें से एक मुद्दा है नियंत्रण, इस पर आज ध्यान देंगे। जैसे अपना सत्र पूरा होगा उसके कुछ समय पहले फिर नियंत्रण पर थोड़ी सी बात रखेंगे। जो दूसरा प्रमुख मुद्दा है वो है संतुलन। तो कर्मों के लिए नियंत्रण और संतुलन, इस पर आज हमारा ध्यान केंद्रित होना। तो जैसा कल हमने यहां तक पृष्ठ 8 तक पठन किया था, उसमें लास्ट लाइन था जो कल हमने पूरा किया। प्रत्येक व्यक्ति में अनुभव का आधार सह अस्तित्व रूपी परम सत्य है जो समग्र है। तो हमने समग्र की परिभाषा भी कल सुनी। तो समग्र की परिभाषा में अस्तित्व 4 अवस्था और 4 पदों में होना, यह हमें स्पष्ट होना, यही समग्र है और अनुभव का आधार सह अस्तित्व रूपी परम सत्य भी है। अब आगे मैं पढ़ता हूं, कुछ सरल है और स्वयं स्पष्ट होगा। मैंने कुछ उदाहरण भी निकाल के रखे हैं, तो उन उदाहरणों से भी हम स्पष्ट होने का प्रयास करेंगे। आगे है प्राकृतिक एवं मानव संतुलन एवं असंतुलन का प्रधान कारण मानव ही है। भ्रमित अवस्था में मानव कर्म करते समय स्वतंत्र एवं फल भोगते समय परतंत्र है। जागृत मानव कर्म करते समय तथा फल भोगते समय स्वतंत्र है। जागृत अवस्था में समझकर करने वाली परंपरा रहेगी तथा भ्रमित अवस्था में करके समझने वाली परंपरा रहेगी। प्राकृतिक वैभव का विशेषकर मानव ही उपयोग करता है, जो स्पष्ट है। तो भाई और बहनों, यहां पर संतुलन को स्पष्ट होने को छोटी छोटी शुरुआत करते हैं। तो इसकी जो वस्तु है संतुलन की, वो है संबंध। मानव और प्रकृति में जो संबंध है, प्रकृति के साथ जो हमारा पूरकता और उपयोगिता सजना है, मानव के साथ जो पूरकता उपयोगिता सजनी है, यह संतुलन के रूप में दिखता है। और आज किस तरह से असंतुलन है, यह अलग से अब विश्लेषित करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे स्थिति में जागृत मानव कर्म करते समय तथा फल भोगते समय स्वतंत्र है। ऐसा क्यों? क्योंकि जागृत मानव को ये 5 मुद्दे पता है कि इसमें कर्ता कौन है, कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, फल एवं प्रभाव क्या है। यानी समझकर करने में पहले ही आकलित हो गया, पता लग गया, जानकारी हो गई, ज्ञान होगा कि इन कर्मों का फल क्या है, और फल पहले ही आस्वादन रूप में स्वीकार हो गया। यह जागृत मानव की स्थिति है। फलस्वरूप जागृत मानव फल के लिए चिंतित नहीं है, फल का चिंतन है। यह फल अन्यों में कैसे सुगम हो सकता है, अन्यों में कैसे वितरित हो सकता है, इस रूप में अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, जो मानव व्यवहार दर्शन, मानव कर्म दर्शन, मानव अभ्यास दर्शन, मानव अनुभव दर्शन, इस रूप में जो आविष्कारात्मक अनुभूतियां आई, किस रास्ते पर चला जा सकता है, इस रास्ते पर चलकर हर मानव समझदार हो सकता है और जागृत मानव परंपरा हो सकती है। इस संभावनाओं के साथ इस अनुसंधान रूपी जो कार्य हुआ, उसका जो फल आया, वह फल बाबा वितरित करते रहे और ऐसा ही फल हम लोग सेवन करते, उसको कहते हैं सदशास्त्र सेवन। तो ये जो फल आया, उस फल को हम सेवन कर रहे हैं, उसको कहते हैं सदशास्त्र सेवन। तो ऐसा सदशास्त्र सेवन करते करते हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा ध्यान जा रहा है कि इस रास्ते पर चल सकते हैं, लक्ष्य मिल सकता है, मंजिल मिल सकती है। इस रूप में जागृत मानव कर्म करते तथा फल भोगते समय स्वतंत्र है। अब इसमें आगे प्राकृतिक वैभव का विशेषकर मानव ही उपयोग करता है, जो प्रत्यक्ष है।
अब आगे, ऋतु संतुलन को बनाए रखने के लिए भूमि में आवश्यकीय मात्रा में खनिज वनस्पति, अब उसके दिए हैं कि ऋतु संतुलन जो हम लोगों को पता हो गया है, अब ये ऋतु संतुलन के कारक तत्व क्या हैं, उसमें आवश्यकीय मात्रा में खनिज वनस्पति को सुरक्षित रखते हुए उपयोग करना, साथ ही उसकी उत्पादन प्रक्रिया में विघ्न उत्पन्न नहीं करना और सहायक होना ही प्राकृतिक नियम का तात्पर्य है। यह पूर्णतः मानव का दायित्व है। तो भाई और बहनों, इसके पूर्व 2 प्रस्तुतियां मुझको याद है हुई ही हैं। भारत भूषण त्यागी जी ने, मामा जी जिसे हम कहते हैं, और हमारे बड़े भाई प्रेम भैया ने कृषि पर बात किया है, और वो उनका जो प्रस्तुति है उस प्रस्तुति में ऋतु संतुलन है ना, उस आधार में खनिज वनस्पति संतुलन, इस आधार पर उत्पादन प्रक्रिया में विघ्न उत्पन्न न होते हुए हम कैसे काम कर सकते हैं, ऐसे प्राकृतिक या आवर्तनशील नियमों के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया। यह पूर्णतः मानव का दायित्व है। अब ये ध्यान जा रहा है। मैं 2-3 उदाहरण आपको दे देता हूं। जैसे मिट्टी है कि नहीं, ऐसा एनालिसिस है कि 1 इंच उर्वरा मिट्टी होने को हजारों साल लगते हैं। इस पर ध्यान दे सके। मिट्टी का पत्थर और पत्थर की मिट्टी है ना, ये अब सबको ये पता हो गया। पर अब इस क्या मिट्टी का हमारे जीने से क्या संबंध है, यहां पर मानव के कर्म जुड़ते हैं। अब मिट्टी की जो बंजर स्थिति हुई है, हमारा स्वयं पर ध्यान जा सकता है। अब ऐसा मिट्टी वापस रिकवर होने को कितना समय लगेगा और ये क्या हो रहा है, इस पर अपन ध्यान दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो उसकी जो उत्पादन प्रक्रिया है, मिट्टी की उर्वरा बना रहने की जो प्रक्रिया है, उसमें विधि उत्पन्न न करते हुए हम काम करते हैं तो मिट्टी का हम उपयोग कर पाएंगे। लोहा भी देखिए, लोहा धरती में मिलता है, पर उसको बनने की प्रक्रिया, इस पर ध्यान देने से कैसे कितना लोहे का हम उपयोग कर सकते हैं, अपने आप नियंत्रण हमारे में बनने लगता है। तो संतुलन के साथ ये जो उत्पादन में नियंत्रण है, जिसके मूल में विचार है, ऐसे विचार के मूल में दर्शन है ना, इस तरह से ये कंटेंट हम तक आ रहा है। अब थोड़ा सा वनस्पति की बात करते हैं। हम देखिए, हमको घरों में सबको फर्नीचर पसंद है, विशेष करके सागौन का फर्नीचर पसंद है। तो अब हमको जानकारी है कि एक सागौन का पौधा परिपक्व होने के लिए 25 से 30 वर्ष का समय लगता है कि नहीं? तो अब ये उसकी उत्पादन प्रक्रिया है। इस प्रकार से जितनी भी वनस्पतियां हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं, हर एक का एक क्रिया का अवधि है, जिसको हम काल के रूप में गणना करते हैं। अब ये हमारी शिक्षा की वस्तु बन सकती है तब जब उपयोग पर ध्यान जाता है। जैसे पानी है, धरती में पानी है, ये सब मुद्दों का हम उपयोग करते हैं, तो उसकी जो उत्पादन प्रक्रिया है, प्राकृतिक रूप से उसकी क्रिया की अवधि हमें पता, आकलित होना, और उस आधार पर हमारे उत्पादन में नियंत्रण आना, ये हम पहचान सकते हैं। जलाने के लिए उदाहरण, जैसे कुछ लोग लकड़ी भी जलाते हैं, तो बमूर एक ऐसा पौधा है जिसको प्रूनिंग की जरूरत है। हर साल काटते हैं, फिर खड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रकृति में ध्यान देते हैं, वनस्पतियों पे ध्यान देते हैं। ऐसी वनस्पतियां भी हैं जो जल्दी आती हैं, हमारे उपयोग में आती हैं। ऐसी वनस्पतियां हैं जो दीर्घावधि चलती हैं। जो दीर्घावधि चलती हैं वही मौलिक हैं, उसी से प्राकृतिक संतुलन बना रहता है ना। ऐसा अब हम लोगों का छोटा छोटा ध्यान गया है। प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिले तो सौभाग्य, अन्यथा फोटो देख करके संतुष्टि है। कितना संतुष्ट होंगे अपन खुद पता कर सकते हैं। तब लाइन दिया है, यह पूर्णतः मानव का दायित्व है। वनस्पति एवं खनिज जिनकी उत्पत्ति की संभावना एवं क्रम स्पष्ट है, अभी ही बात किया, उनका उन्हीं के अनुपात में उपयोग करना उचित है, अन्यथा प्राकृतिक दुर्घटनाओं से ग्रसित होना स्वाभाविक है। ध्यान चला जा रहा होगा, गया भी होगा। अधिक विश्लेषण क्या करें इसमें, तो जो जिनकी उत्पत्ति और संभावना, यानी व्यवहार दर्शन पर पुनः ध्यान देता हूं। पदार्थावस्था धन श्रम बराबर प्राण अवस्था, पदार्थावस्था प्राण अवस्था धन श्रम बराबर
जीवावस्था के शरीर और ये तीनों का धन श्रम बराबर ज्ञान अवस्था का शरीर, जो आज हमको शरीर उपलब्ध हुआ है, उसके पीछे क्या प्रकृति में श्रम है, उस श्रम का अगर अनुपात का अगर हम अंदाज लगा लेंगे और जो हम श्रम से समृद्धि कहते हैं उस अनुपात में यदि वो श्रम देखेंगे तो वो नगण्य जैसा लगता है। क्योंकि आज हमारी मानसिकता में ये दूर चले गए हैं मुद्दे, इसलिए श्रम से समृद्धि बहुत सोच रहे, बहुत सोचना हो रहा है। श्रम से समृद्धि कैसा भैया, श्रम कैसे करेंगे, है कि नहीं, इतना श्रम का हो रहा है। अब वो विवेचना है कि उसका पोस्टमार्टम है कि नहीं, अपन लोग सोच सकते। तो श्रम की विवेचना होगा, उसी से समझ में आएगा। खूब बढ़िया। अब आगे शिक्षा एवं व्यवस्था की सामूहिक संतुलन को बनाए रखने का एकमात्र उपाय है। अब इसका उपाय योजना भी दिया है। तो सामूहिक या सामाजिक संतुलन क्या है? तो सामूहिक या सामाजिक संतुलन है, इसमें न्यूनाधिक्य में देख सकते हैं। आज जैसा अभी आ रहा है कि धरती तापग्रस्त हुई, अब यहां पता लग रहा है कि मानव के ही कृत्यों से ये तापग्रस्त हुआ। तब कृत कारित अनुमोदित विधि से, है ना, अब हम अपराध की श्रेणी में आ गए। करना, कराना, कराने के लिए सहमत देना, इसके बिना चल नहीं सकता है, उसको कहेंगे विवशता। तो आवश्यकताओं का अनुपात कम, अनावश्यकता का अनुपात ज्यादा हो गया। फलस्वरूप अपराध और उपकार में उल्टा हो गया, न्यून में आ गया उपकार और अपराध अधिक्य में चला गया, ये असंतुलन। तब ऐसी मानवीय शिक्षा, मानवीय व्यवस्था रूपी आविष्कार को, रूपी जागृति पथ को अपनाते हुए सामाजिक संतुलन को बनाए रखने का उपाय बाबा जी ने प्रस्तावित किया है, जिसका नाम है जागृत मानव परंपरा, जिसमें उपकार की प्रवृत्ति अधिकता में और न्यूनता में अपराध प्रवृत्ति होने पर ऐसे अपराध प्रवृत्ति को व्यवस्था से समझाया जा सकता है, प्रवृत्तियों का परिमार्जन के लिए काम किया जा सकता है। तो इस रूप में जागृत मानव परंपरा के प्रमाण हम देख सकते हैं। यही संतुलन बनाए रखने का उपाय है। अब यहां पर आगे संतुलन का विश्लेषण दिया है। देखिए, इसके जो कोर में है, सामाजिक संतुलन के कोर में है स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष एवं दयापूर्ण कार्य व्यवहार परंपरा है। इसके विपरीत पर नारी, पर पुरुष, परधन एवं पर पीड़ा से असंतुलन है जो प्रत्यक्ष है। हम स्वधन पर थोड़ी बात करते हैं। ये स्वधन की कैसे हमारे में स्थिर होता है, तो इसको बाबा जी ने व्यवहारवादी समाजशास्त्र में स्वधन को विश्लेषित किया है। कैसे हम स्वधन की विवेचना, उसकी विवेचना प्रस्तुत की है। तब यह आया कि मानव का आहार निश्चित होना, शरीर की रचना से हमारा आहार का निश्चयन होता है। तो मानव शरीर की रचना से मानव के लिए शाकाहार, अब ऐसे शाकाहार के लिए श्रम अनिवार्य। अब ये उसका बेसिक है। तो मानव शरीर शाकाहारी है, इसलिए हम मानव शाकाहार को चुनने से हमारा आचरण निश्चित होने का पहला सीढ़ी मिल जाता है। अब ऐसा शाकाहार के लिए श्रम अनिवार्य है, श्रम के बिना ये शाकाहार या ये हमारे में पैदा नहीं होता। तब ऐसा श्रम का प्रतिफल होना ये स्वधन में है। इस रूप में स्वधन की विवेचना स्पष्ट होने से सामाजिक संतुलन का प्रारंभ है। ऐसे ही स्वनारी, स्वपुरुष एवं दयापूर्ण व्यवहार कार्य परंपरा है। इस रूप में सामाजिक संतुलन का यहां हमें स्पष्टीकरण है। तो हमारे कर्म अब यहां शुरू हुआ। प्राकृतिक नियम, संतुलन है ना, मानव और प्रकृति में संतुलन होना। सामाजिक संतुलन, अब आएंगे हम विचार संतुलन। तो व्यक्ति के विचार संतुलन के मूल में आवश्यकीय एवं अनावश्यकीय मूल प्रवृत्तियों की सक्रियता पाई जाती है। मानव के आवश्यकीय मूल प्रवृत्ति के मूल में संस्कार, समझदारी ही रहता है। अनावश्यकता के मूल में भ्रम, विवशताएं दृष्टव्य है, अभी जैसे पता किया। तो विचार संतुलन कैसे, बौद्धिक संतुलन कैसे, तो साधारण से बाबा जी ने तर्क प्रस्तुत किए कि क्या हम इतना
पहचान सकते हैं कि हमारे में कोई प्रवृत्तियां हैं। अब इन प्रवृत्तियों में आवश्यकीय प्रवृत्ति है और अनावश्यकीय प्रवृत्ति है। अनावश्यकीय मूल प्रवृत्तियों को विवशताएं जो भ्रमवश हैं, और आवश्यकीय मूल प्रवृत्तियां जो जागृति के कारण है। तब आवश्यकीय मूल प्रवृत्तियां जिसमें असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता एवं अभय के रूप में, अनावश्यकीय मूल प्रवृत्तियां सुविधा संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान एवं भय के रूप में प्रत्यक्ष हैं। तो सुनने वाले जो भी हमारे बंधु भगिनी होंगे उनको ये जो 5 प्रवृत्तियां हैं उनकी स्पष्टता होगी। फिर भी मैं छोटा छोटा उसमें कुछ स्पष्टीकरण देकर ये पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। असंग्रह, समृद्धि अर्थात उत्पादन कर्म, स्नेह अर्थात हमारा जो व्यवहार है, जिम्मेदारी भरा व्यवहार, वह स्नेह, विद्या अर्थात जो दर्शन हम पढ़ रहे हैं, जीवन विद्या जिसका नाम है, जीने की कला, सरलता, सरलता का स्पष्ट है कि आडंबरहीन प्रस्तुति एवं अभय, सरलता से संबंधों की पहचान, यह अभय है। और अनावश्यकीय मूल प्रवृत्तियां सुविधा संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान और भय, ये सब स्वतः स्पष्ट है। तो प्राकृतिक संतुलन, सामाजिक संतुलन एवं बौद्धिक संतुलन योग्य नियम ही आवश्यकीय नियम है, यही नियम त्रय है। अब यहां से अपने को उपाय योजना है। आवश्यकीय नियमों का ज्ञान व अनुसरण, निर्णय उसके सदुपयोग से, सदुपयोग का निर्णय विकास एवं जागृति से, विकास एवं जागृति का निर्णय बौद्धिक, सामाजिक एवं प्राकृतिक नियमों के समझ व पालन से स्पष्ट होता है। मानव के लिए अपने विकास एवं जागृति क्रम श्रृंखला को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आवश्यकीय नियमों का अनुसरण एक अनिवार्य प्रक्रिया है। अब आ गया पेज नंबर 8 तक आवश्यकता था। अब धीरे धीरे ये आवश्यकता हमें स्पष्ट हो गई, अब ये अनिवार्यता में आ गया। यही मानव जीवन जागृति क्रम, जागृत जीवन के कार्यक्रम का प्रत्यक्ष रूप है। अब धीरे धीरे भाई और बहनों, कार्यक्रम ही कर्म है, इस जगह तक अपन पहुंचेंगे। तो जैसे शशि भैया पूछ रहे थे जागृत में कर्म क्या है, तो जागृत स्थिति में हमारे कार्यक्रमों का स्वरूप ही हमारा कर्म। तो अब कार्यक्रमों के स्वरूप कैसा है, तो ये जो नियमों का ज्ञान एवं अनुसरण, निर्णय, इसका उपयोग, सदुपयोग, अपने विकास, मानव का अपना विकास, इसकी भी सूचना हमें स्पष्ट है कि मानव का अपना विकास यानी चेतना का विकास, पशु मानव, राक्षस मानव से मानव, देव मानव, दिव्य मानवीयता में विकास, और जागृति का आशय है ज्ञान, विवेक, विज्ञान, संपन्नता, यह जागृति प्रमाण रूप में। इस तरह से विकास एवं जागृति क्रम श्रृंखला को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आवश्यकीय नियमों का अनुसरण एक अनिवार्य प्रक्रिया है। सांस्कृतिक मूल्यों का अवगाहन एवं निर्वहन व मूल्यांकन ही मानवकृत वातावरण है। सांस्कृतिक मूल्य, आपको याद होगा कि संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था पर एक प्रस्तुति किया था। तो जो जो सामाजिकता के अर्थ में हमें छूता है उसका सांस्कृतिक मूल्य है, यानी सर्व स्वीकार्यता की जो स्थिति है वह सांस्कृतिक मूल्यों के रूप में है ना। उसका अवगाहन यानी उसके लिए प्रेरणा होना और उसका निर्वहन और मूल्यांकन होना, यह मानवकृत वातावरण है। मानव में समाहित संस्कार ही उसके स्वभाव को अभिव्यक्त करता है। सुसंस्कार पूर्वक मानव संस्कृति का उद्गम होता है। यह तब तक संस्कारपूत होता रहेगा जब तक कि वह पूर्ण ना हो जावे। तो इस प्रकार से जो विकास और जागृति का स्वरूप है वह विश्लेषित हुआ है। अब आगे, संस्कार पूर्णता का प्रत्यक्ष रूप मानवीयता, अति मानवीयता पूर्ण स्वभाव ही है। इसकी सूचना आपको हो गई है।
सुसंस्कृति संपन्नता का प्रत्यक्ष रूप मानवीयतापूर्ण स्वभाव है। विकृत संस्कृति का प्रत्यक्ष रूप ही अमानवीयता है। सामाजिकता पूर्ण संस्कृति मानवीयता पूर्वक स्पष्ट होती है। ऐसी मानवीयता के पोषण के लिए ही संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था है। तब जो आविष्कार की बात किए थे, उस आविष्कार में संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था की स्पष्टता है और ये कैसे एक दूसरे के लिए पोषक होते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये सबकी जानकारियां हमें आने वाले दर्शनों में, शास्त्रवाद में और शास्त्रों में और संविधान में व्यवस्थित है। अभी इतना ध्यान चला जाए कि संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था है ना, यह मानव की सामाजिकता को सुस्पष्ट करने योग्य कार्यक्रम है। जागरूक मानव परंपरा में मानवीयतापूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम संस्कारों का ही प्रदर्शन है, क्योंकि जागरूक परंपरा में संस्कार विहीन मानव नहीं है, जबकि भ्रमित मानव परंपराएं समुदायों के रूप में गण्य हैं। यही संपूर्ण समस्याओं का कारण है। समस्याएं संस्कार का प्रमाण नहीं, क्योंकि सभी समस्याएं समाधानित होते ही हैं। चित्रण व विचार ही क्रमशः कला एवं उपादेयता को प्रकट करता है। संदर्भ है संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था को संप्रेषित कर पाने के लिए चित्रण एवं विचार ये कला और उपादेयता को स्पष्ट करता है। विचार सुसंस्कार से संबंध रहना ही जागृति है, यह एक महत्वपूर्ण सूत्र है। तो हमारा विचार सुसंस्कार से संबद्ध रहने से ही जागृति है, यह स्पष्ट होता है। मानवीयतापूर्ण संस्कार ही सार्वभौम संस्कृति का द्योतक है। इससे निम्न अर्थात अमानवीय प्रवृत्तियों का सार्वभौम होना संभव ही नहीं है। सामाजिक नियमों के पालन से ही स्वस्थ सार्वभौम संस्कृति और सभ्यता का उदय होता है। फलतः समाज की अखंडता, उसकी अक्षुण्णता सिद्ध होती है। मानव ही ऐसी इकाई है जो केवल अपनी ही सुख सुविधा से संतृप्त नहीं है, अपितु समझदारी पूर्ण व्यवहार एवं व्यवस्था से संतृप्त होता है, यह अपन जान सकते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त सुविधा की सुरक्षा एवं सदुपयोग चाहता है, जो अनिवार्य है। इस प्रकार मानव सामाजिक व न्यायिक इकाई सिद्ध हुआ है या सिद्ध होने के लिए बाध्य है। तो इस प्रकार तो मानव का सामाजिक और न्यायिक इकाई होना है ना, इतने मुद्दों से, जिसमें प्रधान रूप में संस्कार, उसके मूल में विचार, मूल में दर्शन, समझ, स्पष्टता और हमारा विकास और जागृति से संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था का स्वरूप अपने में चित्रित होना और ऐसे स्वरूप में जीने की प्रेरणा होना, तमन्ना होना, इस रूप में हम न्यायिक और सामाजिक इकाई हैं, यह सिद्ध होना प्रारंभ होता है। उसी को और जैसे जैसे अपने में ये सिद्ध होना, अपने में ये सुस्पष्ट होना और उस तरह से हमारे कार्यक्रमों में ताकत आना, हमारे कार्यक्रमों में सार्थकता आना, यह शुभारंभ है, यही शुभ कामनाओं का प्रकटन है, ऐसा हम अपने को स्वीकार कर सकते हैं। सामाजिकता बौद्धिकता एवं भौतिकता का स्वरूप है। तब आप आगे स्पष्ट किया क्या चीज है सामाजिकता। अब बौद्धिकता हमें स्पष्ट है। बौद्धिकता का अर्थ है समाधान, भौतिकता का अर्थ है समृद्धि। इस तरह से समाधान समृद्धि पूर्वक, समाधान का अर्थ है अस्तित्व की समझ होना, अस्तित्व में इकाइयां रूप गुण स्वभाव धर्म सहित है, यह इकाइयां सत्ता में संपृक्त हैं, ओतप्रोत हैं। इस प्रकार से हर मुद्दे का समाधान होना और वह समाधान हमारे जीने में आना, अभिव्यक्ति में आना, समाधान समृद्धि हमारे अभिव्यक्ति में आने को हम कहेंगे सामाजिकता। अब सामाजिकता में मानव मूल्य में थोड़ा सा यहां पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। कैसे सामाजिकता को समझते हैं तो मानव होने के नाते मानव मूल्यों को पहचानते हैं। धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा और करुणा। उसमें से मैं वीरता की परिभाषा सामाजिकता के संबंध स्पष्टीकरण के लिए रखने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, वीरता है दूसरों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए मेरी
बौद्धिक और भौतिक शक्तियों का नियोजन। ध्यान गया होगा। तो अब व्यवहारिक धरातल पर बात करते हैं कि मैं अध्ययन करना चाहता हूं, मैं समझदार बनना चाहता हूं, तो अब मेरा अध्ययन, मेरी समझदारी, प्रौढ़ों की बात कर रहा हूं, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? है ना, ये मेरी ही होगी। तब ऐसी जिम्मेदारी का वहन का मतलब है मुझको समाधान समृद्धि यानी श्रम से समृद्धि, समझदारी से समाधानी सूत्र तक आना होगा। और मेरी सामाजिकता, यही मेरी सामाजिकता की शुरुआत है। और ऐसी सामाजिकता की शुरुआत में जो वीरता रूपी मूल्य है, दूसरों को यानी स्वयं की ही बौद्धिक और भौतिक शक्ति का हम नियोजन करते हैं, तब अन्यों में ये न्याय पहुंच पाने की संभावना है। इस प्रकार से एक छोटा सा अव्यवस्था का एक उदाहरण है कि अध्ययन स्पॉन्सर्ड नहीं होते, है कि नहीं? तन मन धन लगता है, यही अपनी सामाजिकता है। इस तरह से धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, ये मानव मूल्यों के साथ मानव का सामाजिक होना स्पष्ट होता है। तो बौद्धिक क्षमता के नियंत्रण में भौतिकता है, क्योंकि विचार के अभाव में उत्पादन व व्यवहार सिद्ध नहीं होता। तो इस प्रकार से उत्पादन यह भी स्पष्ट है, व्यवहार यह भी स्पष्ट हुआ है, और उसकी बौद्धिक क्षमता के नियंत्रण में भौतिकता है, क्योंकि विचार के अभाव में उत्पादन व व्यवहार सिद्ध नहीं होता। बढ़िया, इस पर थोड़ा सा ध्यान वाली बात है। नियंत्रण इसलिए क्योंकि बौद्धिक क्षमता का मानव विकसित है और भौतिकता का वह उपयोग करना जानता है, और यह विकसित मानव अपनी आवश्यकताओं को पहचानता है, इन आवश्यकताओं का सदुपयोग को पहचानता है, उसकी प्रयोजनीयता को पहचानता है, फलस्वरूप प्राकृतिक नियमों के साथ, प्रकृति में संतुलन के साथ, है ना, इनको प्रमाणित कर पाता है। प्रिय प्रिय, हिताहित, लाभालाभ दृष्टियां भौतिक व्यवसाय तथा उसके उपयोग में प्रयुक्त हुई हैं, जो जीव चेतना पूर्वक जीते हुए मानव में है। न्यायान्याय, धर्माधर्म, सत्यासत्य दृष्टियां जागृत मानव परंपरा में व्यवहार तथा आचरण के रूप में निर्णायक सिद्ध हुई हैं। तो भाई और बहनों, ये जो व्यवहार और आचरण जागृत मानव परंपरा में आचरण का हमें स्पष्ट है, मूल चरित्र नैतिकता, जिसके मूल में समाधान है, और ये समाधान में हमें 30 मूल्यों की जानकारी होना, चरित्र की जानकारी होना, नैतिकताओं की जानकारी होना, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ये सभी मूल्य अस्तित्व में है, इनकी जानकारी होना, है ना, इस मूल्य के मूल में जो संपृक्तता है उसकी हमें जानकारी होना, और फलस्वरूप नीतियां निश्चित होना, और ऐसे मूल्य और नीति के फलन में हमारा चरित्र स्वधन, स्वनारी, दयापूर्ण व्यवहार कार्य के रूप में फलन में आना, यही एक बात है जो कि आचरण के रूप में हम कह सकते हैं। व्यवहार है जो परस्परता में है, ऐसे परस्परता में, व्यवहार में एक दूसरे का जो आदान प्रदान है, तन मन धन सहित आदान प्रदान, अन्यों को जोड़ने के लिए जो मानसिक श्रम है, वह व्यवहार है। इस रूप में आचरण और व्यवहार न्यायान्याय, धर्माधर्म, सत्यासत्य दृष्टियों से, और यह निर्णायक है, यह सिद्ध हुआ है। मानव जीव चेतना पूर्वक अनेक समस्याओं को पैदा करता है, मानव चेतना पूर्वक समाधान को प्रमाणित करता है। इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, 2 समस्याओं पर बात करना चाहूंगा। एक है, क्या समस्या है ये? तो जानकर नहीं मानने की एक समस्या है कि नहीं? आवश्यकता और अनिवार्यता, उससे क्या है दोष? अंतर विरोध, बिना जाने मानना, उससे क्या होता है? तो उससे होता है रूढ़िवादिता। तो रूढ़िवादिता और अंतर विरोध, ये समस्याएं हैं। इसको कैसे दूर करेंगे? तो इससे दूर करते हैं समाधान से। क्या है समाधान?
जानकर मानना, सूत्र दिया है बाबा जी ने, माने हुए को जान लो, जाने हुए को मान लो। तो दर्शन जाना हुआ से आ रहा है, उस दर्शन को हम स्वीकारते हैं, जांच कर स्वीकारते हैं, जाने हुए को मानना, और जो मैंने माना हुआ है उसको जानना। इस रूप में जानने से हमारा समाधान का गति है। और क्या खत्म होगा इससे? अंतर्विरोध विरोध से मुक्ति होना प्रारंभ होगा। मतलब हम समस्या पैदा करना बंद करेंगे, है कि नहीं? रूढ़िवादिता यदि टिक गई तो समुदाय चेतना से और कुछ हासिल नहीं लगता है। अंतर्विरोध यदि टिक गया तो व्यक्तिवादिता पनपता है। तो व्यक्तिवादिता और समुदायवादिता, ये दोनों मुद्दे ही हमारे में समस्या कारक हमारे में बन गया है। अब इससे होना, इसके लिए अब हमें समाधान, तो अंतर्विरोध से मुक्ति, विश्वास पूर्वक जीना, सामाजिकता में जीना, और यही है वैयक्तिक प्रयास से जीने से। वैयक्तिक प्रयास और व्यक्तिवाद अंतर है। समझने के लिए हर एक मानव को व्यक्तिगत प्रयास करना है, वैयक्तिक प्रयास है, क्योंकि समझ एक एक में स्थित होता है। बढ़िया है कि नहीं? तो अध्ययन का सूत्र है स्वयं में अध्ययन, परस्परता में अभ्यास, है ना? देखिए जांच कर, तो अंतर्विरोध की हमारे में मुक्ति होना, समुदाय चेतना से हम मुक्त हो पाना। तब इस प्रकार से जब मैं वैयक्तिक प्रयास से समझ के लिए एड़ी चोटी लगाता हूं तो अंतर्विरोध खत्म होते हैं। और ऐसा अंतर्विरोध खत्म हुआ व्यक्ति जब सामाजिकताओं में काम करते हैं, तब स्वाभाविक ही समुदाय चेतना के भी एक निराकरण होने के रास्ता प्रशस्त होने लगता है, सुगम होने लगता है। तो भाई और बहनों, मेरा थोड़ा यहाँ ध्यान गया कि हम दर्शन की सूचना पा रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, ऐसे प्रयासों को कैसे प्रोत्साहन मिले? तो ऐसे प्रोत्साहन देने के रूप में हमें सतर्क और सजग होने की आवश्यकता है कि जो वैयक्तिक प्रयास है, सूचना मिल गई व्यक्तिवाद की, उसको व्यक्तिवाद का आरोप न चला जाए, और जो व्यक्तिवाद हो रहा है वैयक्तिक प्रयासों को नहीं पहचानने के कारण उस पर फिर वो समुदाय का उसमें आ जाए। तो इस प्रकार से एक वैयक्तिक प्रयास है, सामूहिक प्रयास है। तो ऐसे प्रयासों का यहाँ पर व्यवस्थित विश्लेषण है, जिससे थोड़ा सा ध्यान चला गया। इसलिए मानव समाधान को प्रमाणित करता है, और ऐसा समाधान कैसे हमारे से आ सकता है, इसका आविष्कार अनुसंधान पूर्वक हम सबके सामने प्रस्तुत है, और उसको उसी को हम कंटेंट के रूप में स्वीकार रहे हैं। ठीक जा रहा भैया? ठीक है? अपने सुनने वाले खुश है ना, जो सुन रहे हैं भैया?